हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज का टॉपिक है पूर्वी समस्या से यूरोप के देशों का क्या लाभ थे जो इतना यूरोप की समस्या में हस्तक्षेप कर रहे थे। पूर्वी की समस्या क्या है तो देखते हैं। विशाल टर्की साम्राज्य के पतन के साथ यूरोप के पूर्वी में उसके अधीन बाल्कन राज्यों में ईसाई राज्य और इस्लामी सरकार के मध्य समस्या उत्पन्न हो गई तथा शक्तिशाली यूरोप के देश कौन कौन थे तो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ये पांच राज्य जो पांच देश थे यूरोप की पूर्वी समस्या में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। इन्हीं का क्या लाभ था तो देखते हैं। ये पांच राज्यों की आर्थिक और सैनिक शर्तों को पूरा करने के लिए टर्की के भूभाग को हड़पने का प्रयत्न करने लगे। जैसे जीवित स्वस्थ हाथी से दूर भागने वाले, मतलब जब पूर्वी की समस्या थी जो यूरोप का साम्राज्य वो बहुत शक्तिशाली था तो ये देश उनसे दूर भागते थे। कैसे? जैसे जीवित स्वस्थ हाथी से दूर भागने वाले समान पशु, मतलब समान पशु ये थे। उसके रोगी और असमर्थ होते ही, मतलब उस जो यूरोप का पूर्वी समस्या है ना, जो तुर्की साम्राज्य, जो कमजोर होते ही उसके असमर्थ होते ही उसके मांस भक्षण, मतलब उसके भूभाग को हड़पने के लालच से उसके चारों ओर घेर कर उसकी मृत्यु को वेट करने लगे। मतलब कैसे करने लगे, इसी को पूर्वी समस्या कहते हैं। अब देखते हैं पांच देशों के क्या क्या लाभ थे। तो पहले देखते हैं रूस के। रूस रूस चाहता था कि जो यूरोप का मरीज है वो समाप्त हो जाए, यानी मर जाए, और पूर्वी का जो साम्राज्य है उसका विघटन हो जाए, मतलब वो बट जाए, टूट जाए। फिर काला सागर, जो तुर्की साम्राज्य में काला सागर पर दो बंदरगाह हैं उसके, कौन कौन से, फास्फोरस और डनिलिज का बंदरगाह है, वो रूस के नियंत्रण में आ जाए। क्यों आ जाए? वो सोचता था क्योंकि उसके उत्तरी, रूस के उत्तरी क्षेत्र में साइबेरिया बर्फ से ढका होने के कारण उसके नौ परिवार के अनुकूल नहीं था। अतः उसके व्यापार में उनका मुनाफा नहीं होता था। तो अपने व्यापार को बढ़ाने में और अपने रूस की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उसे बंदरगाह की जरूरत थी। तो बंदरगाह कहाँ से मिल सकते थे तो कहाँ से मिल सकते थे तो पूर्वी समस्या का जो है ना तुर्की साम्राज्य, उसके काला सागर पर दो बंदरगाह थे, फास्फोरस और डानिलिज, उससे मिल सकते थे। तो इसलिए रूस सोचता था कि जो यूरोप की मरीज है वो मर जाए, उसका साम्राज्य विघटन और टूट जाए, इसलिए उसका ये लाभ था। अब देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन तो इससे कुछ अलग ही सोच रहा है। ब्रिटेन क्या सोचता था, जो तुर्की का साम्राज्य है वो सोचता था कि तुर्की का साम्राज्य है वो समाप्त ना हो, जो बीमार है तो बीमार ही रहे, मतलब तुर्की का साम्राज्य विभाजन या टूटे नहीं, और जो मरीज है वो शक्तिशाली भी ना हो और जो मरे भी नहीं। तो क्यों सोचता था ये सब? तो इस समय देखो, उसी समय इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लोस्टन था, प्रधानमंत्री डिजरेली था। वो सोचता था कि क्योंकि उसने भारत के होने वाले आर्थिक लाभ को अधिक महत्व दिया, जो पूर्वी समस्या को कम महत्व देकर भारत उसका उपनिवेश था उसको अधिक महत्व दिया, ईसाई प्रेम को नहीं दिया। उसी समय सुएज नहर के खैदीब के प्रदेशों को खरीदा था, तो वो प्रदेशों को भी खरीदा था। तो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स को प्रथम बार भारत भेजना था। उस समय उसके भारत को बचाने के चक्कर में वो सोचता था कि तुर्की साम्राज्य समाप्त ना हो लेकिन बीमार बना रहे, वो इसे भारत को सेव करने के लिए। तो ठीक है, आपको ये समझ आ गया हो कि ब्रिटेन का क्या लाभ था। वो सोचता था कि जो यूरोप का मरीज जो मरे भी ना और ठीक भी ना हो, और ये भी सोचता था कि जो रूस है उसको फास्फोरस और डानिलिज बंदरगाह नहीं मिले। अगर ये मिल गया रूस को बंदरगाह और डानिलिज तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आर्थिक स्थिति अगर रूस की ठीक हुई तो रूस की नज़र अफगानिस्तान पे है। अगर अफगानिस्तान पे नज़र है रूस की, अगर रूस शक्तिशाली हो तो अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगा। अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगा तो भारत को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तो भारत को भी अपने अपने कब्जे में कर लेगा। इसलिए भारत को करने के चक्कर में ब्रिटेन सोचता था कि न तो रूस को बंदरगाह मिले और न तुर्की साम्राज्य विघटन हो न टूटे। ये लाभ था। अब ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का यही था कि काला सागर के बंदरगाह पर उसका नियंत्रण हो, उसको फास्फोरस और डनलिज बंदरगाह मिले। इसलिए रूस और ऑस्ट्रेलिया के हित आपस में टकराए और इसलिए रूस और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसे रूस ऑस्ट्रेलिया युद्ध भी कहते हैं। हो गया। अब फ्रांस क्या सोचता था? फ्रांस सोचता था कि जो यूरोप का मरीज है वो मर जाए, उसका विघटन हो जाए, वो टूट जाए। अगर वो टूटेगा बिखरेगा तो उस पर दो दो देश हैं, मिस्र और सीरिया, पर उसका फ्रांस का अधिकार हो जाए, फ्रांस के नियंत्रण में आ जाए, जिससे फ्रांस का विस्तार होगा।
इसलिए फ्रांस का विस्तार होगा तो आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। मतलब हर देश अपना अपना लाभ चाहता है, ये कोई नहीं सोचता कि तुर्की साम्राज्य ठीक हो या नहीं हो, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने लाभ की पड़ी है। इसी लाभ के चक्कर में प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। अब जर्मनी का क्या है, जर्मनी का बिस्मार्क था जिसने हाल ही में अपने देश का एकीकरण किया था, जो अपने जर्मनी को सुरक्षित रखने के चक्कर में कुछ अलग ही बोल रहा है, लेकिन मन में कुछ और, जैसे कि मुंह में राम बगल में छुरी होता है वैसा ही बोल रहा है। लेकिन बोलता था कि बिस्मार्क कहता है कि पूर्वी समस्या में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो बिस्मार्क कहता है कि तुर्की साम्राज्य से आया हुआ डाक मैं खोलता ही नहीं हूँ। मैं क्या कर रहा, मैं खोलता ही नहीं हूँ। यह इसलिए कर रहा है क्योंकि बिस्मार्क सोचता है कि अगर मैं ये कहूँगा तो इंग्लैंड खुश हो जाएगा, इंग्लैंड खुश हो जाएगा तो फ्रांस से अलग हो जाएगा इंग्लैंड। अगर फ्रांस से अलग हो गया तो जर्मनी सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी का इतना शक्तिशाली तो नहीं हुआ कि अभी फिलहाल ही तो एकीकरण हुआ है इसका, तो उसके सुरक्षित के चक्कर में ये कह रहा है। अब देखते हैं इन्हीं के इन सब लाभों से, इसी के महत्वाकांक्षाओं से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, फिर इसके पेरिस सम्मेलन में गए तो इन्हीं के लाभ के चक्कर में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ है। अगर इसको आपको अगर आगे जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका दूसरा पार्ट भी लाओ, तो मैं आपको इसके प्रथम विश्व युद्ध का भी बताऊंगी कि हाँ कैसे क्या हुआ है। वैसे पृष्ठभूमि तो यही हो गई प्रथम विश्व युद्ध की, इन्हीं के इन्हीं लाभ से, लेकिन आगे क्या प्रक्रिया चली उसको आगे बताऊंगी। थैंक यू सो मच।